साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। आज हम देख रहे हैं राजस्थान का इंडिया का करंट अफेयर। उसमें हम बात करेंगे आज चर्चित व्यक्तित्व और स्थल के बारे में। और ये करंट अफेयर आपके आरएस की वैकेंसी हो, एसआई की वैकेंसी हो, सीईटी हो या अन्य कोई भी परीक्षा हो उसके लिए उपयोगी है और बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण तरीके से उपयोगी है। इस तरह का करंट अफेयर पूरे कहीं पे भी आपको कोचिंग संस्थान में नहीं मिलेगा, ना ही पूरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्च की हमने 7वीं क्लास लेने हैं। ठीक है, मार्च के करंट अफेयर की हम 7वीं क्लास ले रहे हैं। अब ये आप काफी सोच रहे होंगे कि 7वीं क्लास कैसे है, तो आपको पता होगा कि अपन जो है डिटेल में अध्ययन कर रहे हैं और डिटेल में हमारी जो डेली की क्लास है 30 से 40 मिनट की क्लास है। इस तरह से जो मार्च का हम जो है करंट अफेयर पूरा पढ़ने वाले हैं और आज ये लास्ट क्लास होने वाली है मार्च की। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना वक्त जाए। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज हमारी करंट अफेयर की क्लास। प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व के बारे में हम बात करेंगे तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार के बारे में बात करते हैं। ये दोनों को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति किसने करी है? भारत के राष्ट्रपति ने करी है। भारत की राष्ट्रपति भी कौन है? अपने भारत की राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ज्ञानेश कुमार क्या है? 1988 बैच के क्या है? केरल कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। वह गृह मंत्रालय में सचिव भी रह चुके हैं। और उत्तराखंड कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुखबीर सिंह संधू मूल रूप से पंजाब के हैं। वह उत्तराखंड के मुख्य सचिव के पद पर भी रह चुके हैं। तो ध्यान रखना है कि ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को आपके नया चुनाव आयुक्त चुना गया है, नियुक्त किया गया है। वो भी किसने किया है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। थोड़ी चुनाव आयोग की बात कर लेते हैं। अभी चुनावी माहौल है, आज आपको पता है रिजल्ट भी आया है। तो आपको मैं बता दूं कि चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ये भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र निकाय है, आपको पता है। स्थापना के समय आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त था। स्थापना जब इसकी हुई थी तो भारत में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त था, लेकिन वर्तमान में हम बात करें तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ दो अन्य चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति की गई है। इसमें एक जो अन्य चुनाव आयुक्त, दो नए जो चुनाव आयुक्त हैं वो है ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। एक मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? आप उसका जो है आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इस साल जो चुनाव हुए हैं और रिजल्ट आ रहा है लोकसभा चुनाव का, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति होती है ना, और समिति सिफारिश करती है। किसको करती है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति फिर नियुक्त कर देता है। इनका कार्यकाल की हम बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वहां तक इसका जो है कार्यकाल होता है। और अभी आपको जो है मैंने क्वेश्चन पूछा था वो आंसर आ गया। राजीव कुमार भी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था, लेकिन अब क्या करें, यहीं पे सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इतना डिटेल में आपको केवल यही ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया अभी तक। आयुक्तों की चयन की प्रक्रिया से हमें नहीं पढ़ना करंट अफेयर में। जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो हम उसमें जरूर देखेंगे। आगे हम देखते हैं सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी के बारे में। सुमन कुमारी कौन है? बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। स्नाइपर आपको पता है स्नाइपर क्या होती है? स्नाइपर गन होती है। स्नाइपर क्या होती है? गन होती है। जैसे एक तो होती है असॉल्ट राइफल, जिसे बोलते हैं अपन एआर। ठीक है, वो है इसमें से लगातार कंटिन्यू गोलियां चलती है जिससे पास में लेके निशाना मारा जाता है। आपने देखा होगा AK-47, नाम सुना होगा AK-47, है ना। M4 ये सुने होंगे। ये क्या है? आपके असॉल्ट राइफल्स है। तो इसमें क्या होता है कि जो है लगातार कंटिन्यू गोलियां निकलती है। जबकि स्नाइपर क्या होता है कि दूर पहाड़ पे बैठ जाए कोई बंदा बहुत ऊंचाई पर और वहां से फिर हेडशॉट लेगा किसी भी चीज का। तो ऐसी कौन सी महिला स्नाइपर पहली है बीएसएफ की? वो है सुमन कुमारी। सब इंस्पेक्टर है ये बीएसएफ के अंदर। इन्होंने इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टेक्निक्स में 8 सप्ताह के स्नाइपर का प्रशिक्षण पूरा किया। इन्होंने इंदौर में इन्होंने जो है स्नाइपर का प्रशिक्षण पूरा किया है। स्नाइपर कोर्स में 56 पुरुष अभ्यर्थियों के साथ एकमात्र महिला थी। ये वह हिमाचल प्रदेश की मंडी जिले से हैं। हिमाचल में जो मंडी जिला है वहां से ये सुमन कुमारी आती हैं और इन्होंने जो है बीएसएफ की पहली महिला है जो स्नाइपर बनी है। ठीक है दोस्तों, सुधा मूर्ति की हम बात करें। सुधा मूर्ति क्या है? प्रसिद्ध लेखिका है और परोपकारी सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। मनोनीत किया गया है राष्ट्रपति द्वारा, जो है मनोनीत किया गया है किसको? सुधा मूर्ति को। ठीक है, इन्हें 2006 में क्या है पद्मश्री पुरस्कार मिला था। 2023 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है।
वह टाटा इंजीनियर एंड लोकोमोटिव कंपनी यानी टाटा मोटर्स की पहली महिला इंजीनियर थी। सुधा मूर्ति की बात हो रही है, ये क्या थी, पहली महिला इंजीनियर थी टाटा मोटर्स की। आपको पता है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्य के लिए जो है अनुच्छेद 83 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 245 जो सदस्य हैं राज्यसभा के जो 245 सदस्य, उसमें से 12 को सरकार द्वारा सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति जो है मनोनयन करता है। इसका कोई क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या है कि राष्ट्रपति जो है भारत की साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के आधार पर इन क्षेत्रों में काम करने वाले 12 व्यक्तियों को 6 वर्ष की लिए राज्यसभा में नामांकन किया जाता है, उनको मनोनीत किया जाता है। मतलब ये चुनाव नहीं लड़ते हैं, चुनाव के बिना इनका जो है मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा जो है सरकार की सिफारिश पर किया जाता है। एक मनोनीत सदस्य को अपनी सीट ग्रहण करने के पहले 6 महीनों के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल होने की अनुमति होती है ना। और संविधान की 10वीं सूची के अनुसार किसी भी सदन का एक मनोनीत सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि वह अपनी सीट ग्रहण की तारीख से 6 माह की समाप्ति के बाद भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। मतलब यह कि मनोनीत जो सदस्य है उसको छूट होती है कि वह 6 माह के अंदर अंदर कोई भी दल ज्वाइन कर सकता है, मतलब कोई भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। अब चुनाव में से तो लड़के नहीं आ रहा, तो आपको पता है कि जो है कोई पार्टी से तो होगा नहीं, लेकिन जब वो मनोनयन हो जाएगा तो उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी पार्टी को जो है चुनने की, उसमें शामिल होने की शक्ति दी हुई है। लेकिन दल बदल कानून जो है हमारा, उसमें लिखा हुआ है कि अगर 6 माह से ऊपर हो जाते हैं किसी भी मनोनीत सदस्य को, 6 माह से अगर ऊपर हो जाते हैं तो 6 माह के बाद जो है उसका जो है किसी भी दल का चयन नहीं कर सकता और वह किसी भी दल में शामिल नहीं हो सकता। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के पात्र नहीं है। ध्यान से सुनना, मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है उसमें मतदान करने के पात्र नहीं है, हालांकि वे उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के पात्र होते हैं। ये ध्यान से सुनना कि जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है आपके, देखो राष्ट्रपति का जब भी चुनाव होता है ना, उसका जो चुनाव में भाग लेने वाले कौन कौन होते हैं, एक तो होते हैं लोकसभा के सदस्य, ठीक है, एक होते हैं राज्यसभा के सदस्य। मैं संसद की बात कर रहा हूं, विधानमंडल की बात नहीं कर रहा। विधानमंडल के सदस्य भी होते हैं जिसमें जहां पे भी विधान सभा के सदस्य होते हैं, ठीक है, विधान सभा के सदस्य। अब हमको यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि विधानमंडल के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के कौन से सदस्य होते हैं, इलेक्टेड, जो चुनाए जाते हैं ना, वो जो जनता इनको वोट करती, केवल वो सदस्य ही होते हैं। अब जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य, अब जैसे 245 है तो 245 में से 12 क्या है, मनोनीत है, ठीक है, क्या है, नॉमिनेटेड है, मनोनीत है, और बाकी जो बच गए हैं और वो क्या है, जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनता के प्रतिनिधित्व द्वारा चुने जाते हैं, एक तरह से हम बोल सकते हैं राज्यसभा के अंदर। तो ये केवल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। 12 सदस्य जो हैं इनको जो है नॉमिनेट सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है। इसको अपन ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जब राष्ट्रपति आएगा तब जाके चुनेगा, उसके बाद ही ये होंगे, तो पहले होंगे नहीं, तो इसलिए कैसे चुनेंगे। हालांकि याद करने का तरीका वैसे नहीं हो सकता, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज को। किशोर मकवाना की हम बात करें तो किशोर मकवाना क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अनुसूचित जाति आयोग की हम बात करें तो संवैधानिक संस्था है अनुसूचित जाति आयोग, क्या है, एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 338 में इसका उल्लेख किया हुआ है, अनुसूचित जाति और एंग्लो इंडियन समुदाय के शोषण के खिलाफ। तो ये ध्यान में रखना है कि अनुसूचित जाति है जो कि आपके अनुसूचित जाति के लिए ही काम करती है, और इसके जो अध्यक्ष हैं, आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इतना सा ध्यान रखना है। संवैधानिक जो संस्था है अनुच्छेद 338 है, ठीक है। आयोग के पास किसी मुकदमे की सुनवाई करने वाली सिविल अदालत की शक्तियां भी हैं, मतलब सिविल अदालत की शक्तियां दी गई है इस आयोग को। श्री लवकुश कुमार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अध्यक्ष की हम बात करें तो अध्यक्ष किसे चुना गया है, किशोर मकवाना को, ठीक है, और सदस्य किसे चुना गया, श्री लवकुश कुमार को, ठीक है। तो लवकुश कुमार और किशोर मकवाना, ठीक है। शीतल देवी की हम बात करते हैं। शीतल देवी राष्ट्रीय चुनाव आयोग के राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति आइकन घोषित किया गया है। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति आइकन का घोषित किया गया है इनको, है ना, शीतल देवी को, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। शीतल देवी की हम बात करें, ये क्या है, पैरा तीरंदाज हैं और अर्जुन पुरस्कार विजेता भी हैं। 2023 में इनको जो है अर्जुन पुरस्कार मिला था, ठीक है। ये जो है
बिना हाथों वाली पहली और एकमात्र राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियन है। मतलब ये बिना हाथों वाली तीरंदाजी, अब तीर चलाने के लिए ये क्या है, पैरों का उपयोग करती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो है चुनाव आयोग ने शीतल देवी को जो है चुना है, किसके लिए चुना है, एक राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति का आइकन चुना है। आगे देखो, नायब सिंह सैनी की हम बात करें, नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। नायब सिंह सैनी ने, आपको पता है हरियाणा में अभी तख्ता पलट हुआ था, तो वहां पे जो है नए जो है मुख्यमंत्री चुन के आए हैं, और ये जो है हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र से क्या है, सांसद है। तो ये नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। हरियाणा के राज्यपाल क्या नाम है, बंडारू दत्तात्रेय ने इन्हें शपथ दिलाई। तो पूछा जा सकता है कि हरियाणा के राज्यपाल कौन है, नए मुख्यमंत्री कौन है, इससे पहले वाले मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अरविंद केजरीवाल की हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल आपको पता है दिल्ली के सीएम जो है ना, पहले जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, जो मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। मतलब इनको पद पे रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए ईडी ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, और वर्तमान में अभी ये जो है इलेक्शन के लिए इनको बेल मिली थी, और वापस से जो इलेक्शन के बाद ये बेल के लिए मतलब जेल में जा चुके हैं, बेल के टाइम खत्म होने के बाद। प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति के घोटाले में 2002 के धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। मतलब शराब नीति घोटाला के अंदर इनको जो है ईडी ने पकड़ा है, और इसके बाद जो है इनको जेल में भेजा गया है। ध्यान में ये रखनी चीजें। धन शोधन निवारण अधिनियम क्या होता है, हम आगे बात करेंगे। तमिलनाडु की AIADMK प्रमुख जयललिता 1996 में गिरफ्तार होने वाली पहली पूर्व मुख्यमंत्री थी। पहली पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता भी इस तरह से ही गिरफ्तार की गई थी, इस तरह से जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी हमारे गिरफ्तार हुए हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की हम बात करें तो ये जो है अधिनियम 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। इसमें क्या है, 2012 में बैंकों, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों को भी इसमें दायरे में लाया गया था। ठीक है, जो धन शोधन निवारण अधिनियम है इसके तहत सभी अपराध क्या है, संज्ञेय श्रेणी में आते हैं और गैर जमानती हैं। इसमें अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए है अरविंद केजरीवाल को ना तो अग्रिम जमानत मिली है, ना ही ये इनको बेल प्रॉपर तरीके से मिल पा रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की हम बात करें तो इनको 27 मार्च 2024 को भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में इन्होंने क्या लिया, शपथ ली है। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति AM खानविलकर ने शपथ दिलाई है। लोकपाल के न्यायिक सदस्य मतलब लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने लिया है। और भारत के जो न्याय अध्यक्ष कौन है, लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, मतलब लोकपाल कौन है, वो है AM खानविलकर। ठीक है, श्री पंकज कुमार और श्री विजय तिर्की ने लोकपाल सदस्य के रूप में शपथ ली है। ठीक है, न्यायिक सदस्य के रूप में न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, सदस्य के रूप में पंकज कुमार और अजय तिर्की, और लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति AM खानविलकर। इतना इंपॉर्टेंट है ये 3 लाइन कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, लिख के ले लो। इसलिए अलग अलग लिख लेना सारी चीजों को कि न्यायिक सदस्य लोकपाल के कौन है, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, और लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति AM खानविलकर, और श्री पंकज कुमार और श्री अजय तिर्की क्या है, लोकपाल के सदस्य हैं। ठीक है, आगे देखो, सदानंद वसंत दाते की हम बात करें तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसको, सदानंद वसंत दाते को। सदानंद वसंत दाते को जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आगे देखो, राजीव कुमार शर्मा की हम बात कर लें तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के महानिदेशक के रूप में राजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। पीयूष आनंद की हम बात करें तो ये क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और NDRF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है पीयूष आनंद को। तो राजीव कुमार को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और सदानंद वसंत दाते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, देवेंद्र झांझड़िया इंपॉर्टेंट हो जाता है राजस्थान के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि देवेंद्र झांझड़िया को भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बनाया गया। पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, देवेंद्र झांझड़िया को। देवेंद्र ने दीपा मलिक का स्थान लिया। पहले कौन थी, दीपा मलिक थी। दीपा मलिक के बाद अब देवेंद्र झांझड़िया को भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। देवेंद्र झांझड़िया ने पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के लिए क्या है, 2 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। उन्होंने पहला पैरा ओलंपिक में स्वर्ण 2004 में जीता था एथेंस वाले में, और दूसरा स्वर्ण पदक 2016 में रियो ओलंपिक जो कि आपके ब्राजील में हुआ था उसमें जीता था।
तो देवेंद्र झांझड़िया आपके राजस्थान से आते हैं और इन्होंने 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक था वहां पे रजत पदक जीता हुआ है। तो देवेंद्र झांझड़िया अच्छे पैरा ओलंपिक एथलीट हैं। ठीक है, नवनीत कुमार सहगल की हम बात करें तो ये प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल को बनाया गया है। इन्होंने ए सूर्य प्रकाश का स्थान लिया है, मतलब ए सूर्य प्रकाश पहले क्या थे, नवनीत प्रसार भारती के अध्यक्ष थे, उनकी जगह नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के अध्यक्ष बने हैं। प्रसार भारती क्या है, दूरदर्शन और आकाशवाणी के संचालन की देखरेख करता है प्रसार भारती। प्रसार भारती का गठन नवंबर 1997 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। प्रसार भारती क्या करता है, दूरदर्शन और आकाशवाणी का क्या करता है, देखरेख करता है संचालन से संबंधित। ठीक है, पीआर श्रीजेश और कैमिला केरम, इसकी हम बात कर लें। पीआर श्रीजेश और कैमिला केरम को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नई एथलीट समिति के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो नए एथलीट समिति के सदस्य के रूप में, सह अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया, पीआर श्रीजेश और कैमिला केरम को। ठीक है, एफआईए क्या है, एक सलाहकार निकाय समिति होती है और भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर रहे हैं पीआर श्रीजेश, काफी नाम हुआ था इनका भारतीय जो है हॉकी टीम के अंदर। वह केरल से हैं, आपको पता है, उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का अवार्ड से भी नवाजा गया है। और कैमिला केरम चिली की एक क्या है, फील्ड हॉकी खिलाड़ी है, चिली की है कैमिला केरम, और आपके भारत के कौन है, पीआर श्रीजेश। ठीक है, और हम बात करें फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी का जो मुख्यालय वो है स्विट्जरलैंड के लॉजेन में। जयंत मूर्ति की हम बात करें, प्रख्यात वैज्ञानिक जयंत मूर्ति के नाम पर एक शुद्ध ग्रह का नाम जयंत मूर्ति रखा गया है। ठीक है, तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, जयंत मूर्ति क्या है तो ध्यान रखना है, एक शुद्ध ग्रह का नाम रखा गया है। 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। उनका नाम है लक्ष्मी नारायण रामदास, एडमिरल थे ये। ठीक है, भारतीय पुरुष सेना के नौसेना के प्रमुख थे। 1990 से 1993 के बीच में ये जो है नौसेना के क्या रहे हैं, नौसेना प्रमुख रहे हैं। इनका नाम है लक्ष्मी नारायण रामदास, जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। 2004 में इनको जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ध्यान रखना कि अभी किसका निधन हुआ, लक्ष्मी नारायण रामदास का जो है निधन हो गया है। ये क्या थे, भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख थे। विनय कुमार की हम बात करें तो 19 मार्च 2023 को रूस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है विनय कुमार को। व्लादिमीर पुतिन की हम बात करें तो व्लादिमीर पुतिन कौन है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। लगभग 87% वोट इन्हें मिले हैं। पुतिन का कार्यकाल कब तक होगा, 6 साल तक का रहेगा। 18वीं सदी के दशक में कैथरीन द ग्रेट के बाद व्लादिमीर पुतिन सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले रूसी नेता बन चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति की हम बात कर लें कि रूसी संघ का राष्ट्रपति रूस के राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। रूस के राष्ट्रपति रूसी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को रूसी संघ का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। तो 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन को रूस का राष्ट्रपति बनाया गया है, जनता ने इनको चुना है। 2020 में संवैधानिक बदलाव के बाद राष्ट्रपति 2 से अधिक कार्यकाल के लिए भी पद पर रह सकते हैं। मतलब क्या है, 2020 से पहले क्या था, रूस के अंदर जो है एक व्यक्ति 2 बार के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुना जा सकता है। लेकिन इन्होंने 2020 में क्या है, संविधान में संशोधन कर दिया तो, और इसमें ये स्पष्ट कर दिया कि अब कितनी बार भी जो है राष्ट्रपति बन सकता है कोई भी व्यक्ति। इसलिए जो है 5वीं बार जो है रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं व्लादिमीर पुतिन साहब। आसिफ अली जरदारी की हम बात करें तो इनको राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, कहाँ का, आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान का। पाकिस्तान का जो है राष्ट्रपति जरदारी को निर्वाचित किया गया है। आसिफ अली जरदारी दूसरी बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले 2008 और 2013 के बीच में जो है 11वें राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने डॉक्टर आरिफ अलवी का स्थान लिया है। आरिफ अलवी इनसे पहले वाले राष्ट्रपति थे। तो पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने किसका स्थान लिया है। तो डॉक्टर आरिफ अलवी का स्थान इन्होंने लिया है। श्री जरदारी क्या है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग आवाज के संयुक्त उम्मीदवार थे और उनका मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकई से हुआ। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अपनी बेटी आसिफ भुट्टो जरदारी को देश की प्रथम महिला घोषित किया है। अपनी बेटी को किया है, ध्यान रखना, अपनी वाइफ को नहीं किया,
आसिफा भुट्टो जरदारी को देश की प्रथम महिला घोषित किया है। आसिफा भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान की पहली महिला नियुक्त किया है। शहबाज शरीफ की हम बात करें तो शहबाज शरीफ क्या है, दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ। हमें भारत के साथ साथ जो है पड़ोसी देश की भी नॉलेज होनी चाहिए। शहबाज शरीफ क्या है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार हैं। शहबाज को 336 सदस्य इनके सदन में, जिनमें से 201 वोट मिले हैं। उनके प्रतिद्वंदी कौन है, पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के उमर अयूब खान, उनको 92 वोट मिले, मतलब 92 और इनको मिले हैं 201। ठीक है। इससे पहले शहबाज अप्रैल 2022 से 2023 तक जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति हैं और शहबाज शरीफ क्या है, आपके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों। मोहम्मद मुस्तफ़ा फिलिस्तीनी प्राधिकरण के प्रधानमंत्री बने हैं। मतलब फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री कौन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा, ध्यान में ये रखना है हमें। ठीक है, ठीक है। और आगे चलो, बसीरो डिए मायोफे, ये जो है आपके सेनेगल के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, सेनेगल के राष्ट्रपति बने। सेनेगल जो 1960 में फ्रांस से आज़ाद हुआ था, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से। साइमन हैरिस की देख लेते हैं, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री साइमन हैरिस बने हैं। क्रिस ब्राउन की हम बात करें तो पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है, क्रिस ब्राउन। ठीक है। लामा लेमजोंग की बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व सदस्य, लद्दाख के प्रमुख भिक्षुक रहे थे। इनका जो है निधन हो चुका है, लामा लेमजोंग का, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पूर्व सदस्य रहे थे। ये 16 मार्च 2024 को दिल्ली में इनका निधन हो गया। कपिल देव प्रकाश की हम बात करें तो ये प्रसिद्ध बुनकर हैं। इन्होंने 52 बूटी साड़ी 2023 में पद्मश्री प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों। तो प्रमुख व्यक्तित्व की हमने बात कर ली है, किन किन का तो अपॉइंटमेंट हुआ है और कौन किन की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है। तो इस तरह से अब जो है हम चर्चित स्थल की बात करेंगे। तो कोलकाता भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन है, जिसका उद्घाटन 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कोलकाता मेट्रो के हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड मेट्रो खंड से भारत की पहली अंडर वाटर ट्रांसपोर्टेशन टनल है। ध्यान रखना है कि सबसे पहले भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन कोलकाता में बनाई गई है। ठीक है। ये जो है 2 स्टेशन है, एक तो है हावड़ा मैदान और है एस्प्लेनेड के बीच में सुरंग है। इसकी लंबाई जो है 4.8 किलोमीटर है। ठीक है। इसमें से 1.2 किलोमीटर हुगली नदी और 30 मीटर नीचे है। हुगली नदी से 30 मीटर नीचे कौन सी है, 1.2 किलोमीटर लंबी है हुगली नदी के 30 मीटर नीचे। ठीक है। तो ये आपको कॉमन सा चीज ये ध्यान रखनी कि जो है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कौन सी है, कोलकाता के अंदर है। ठीक है। इतनी सी चीजें ध्यान रखनी है। थूथुकुडी तमिलनाडु में एक जगह है जहां पे भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी, भारत की पहली स्वदेशी रूप में विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी थूथुकुडी तमिलनाडु में 28 फरवरी 2024 को लॉन्च की गई है। ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित है। इस जहाज को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में तैनात किया जाएगा। कहाँ तैनात किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ये ध्यान रखना, ये तमिलनाडु में बनी है और उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडिया मतलब यूपी के अंदर आपके वाराणसी में इसको जो है तैनात किया जाएगा। ये जहाज है और ये दो जो है वातानुकूलित है, मतलब इसमें एसी वगैरह लगा हुआ है, 50 लोगों को ले जा सकता है एक बार में। ये जहाज हाइड्रोजन ईंधन पर चलता है। तो पहला हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला जो जहाज है वो थूथुकुडी तमिलनाडु में लॉन्च हुआ है और ये कोचिन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये तैनात किया जाएगा। अहमदाबाद में कोचरब आश्रम की हम बात करें तो कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया गया है। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का दौरा किया था प्रधानमंत्री ने, तब ये जो है इसका शुभारंभ किया गया है। पटना की हम बात करें तो गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के क्षेत्र पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र पटना, बिहार के पटना में बनाया जा रहा है। ये एंडेंजर्ड गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर अनुसंधान के लिए भारत का पहला केंद्र होगा। मतलब आपको पता है गंगा नदी डॉल्फिन जो है एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुकी है और वहां पर जो है पटना के अंदर इसका जो है क्या बनाया गया, अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। गंगा नदी डॉल्फिन की हम बात करें, केवल गंगा नदी डॉल्फिन केवल गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और बांग्लादेश, भारत और नेपाल के निकटवर्ती
नदियों में गंगा नदी की डॉल्फिन मिलती है। गंगा डॉल्फिन भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची में शामिल है। प्रति वर्ष हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 5 अक्टूबर को गंगा नदी की जो है डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है? गंगा नदी डॉल्फिन है। छावनी की हम बात करें तो नौसेना के नए मुख्यालय का उद्घाटन हुआ है और ये दिल्ली के छावनी में इसका उद्घाटन किया है, नौसेना के नए मुख्यालय का। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है। भोपाल के अंदर देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर बना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भोपाल के अंदर मध्य प्रदेश की जो है, मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर देश में सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन किया है 13 मार्च 2024 को। भोपाल के निकट ही सीलखेड़ा जो है 72 मीटर ऊंचा टावर बना है और यहाँ जो है 200 किलोमीटर दूर से बादल को ट्रेस करने की क्षमता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर कहाँ बना है? वो भोपाल में बना है। तिरुवनंतपुरम की हम बात करें तो भारत का पहला फ्यूचर लैब केंद्र है। तिरुवनंतपुरम जो है आपके, वहां पर जो है फ्यूचर लैब केंद्र बनाया गया है सीडेक के द्वारा। सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम दिया गया है इसको। ठीक है, तिरुवनंतपुरम के अंदर, केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम एक जगह है, वहां पर जो है फ्यूचर लैब्स केंद्र बनाया गया है। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री जो है जम्मू कश्मीर में बनी है। ठीक है, ये आपको इतना सा ध्यान रखना है। आगे देखो, स्टेनलेस स्टील से बना हुआ स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिसार में बना है। हिसार कहाँ है? हरियाणा में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए दुनिया का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये होगा और ये कहाँ होगा? हिसार के अंदर होगा, है ना। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 में ये शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, कश्मीर घाटी एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। कश्मीर घाटी एशिया का सबसे बड़ा क्या है? ट्यूलिप गार्डन है। कश्मीर घाटी के अंदर जो है सबसे बड़ा ट्यूलिप के जो है फूल होते हैं। ट्यूलिप जो है कश्मीर घाटी एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है ट्यूलिप के फूल पाए जाते हैं। मुंद्रा की हम बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र है। अडानी ग्रुप ने गुजरात के मुंद्रा में दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र का जो है पहला चरण शुरू किया है। तो मुंद्रा गुजरात, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हम बात करें, असम में एक जगह नाम है, उसका नाम है जोरहट। वहां पर क्या है? लचित बोरफुकन की 125 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। पूर्वी असम के जोरहट जिले में अहोम जनरल लचित बोरफुकन की 125 फुट की कांस्य मूर्ति का अनावरण किया गया है। लचित बोरफुकन की हम बात करें तो अहोम साम्राज्य के एक प्रसिद्ध सेना कमांडर थे ये। 1671 में सरायघाट की लड़ाई में इनको जो है नेतृत्व के लिए जाना जाता है। सरायघाट की लड़ाई के नेतृत्व किया था इन्होंने। ठीक है दोस्तों, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हम बात करें तो 97वां देश जो है पनामा बन चुका है इसको जो है लागू करने वाला या अनुमोदन करने वाला। ये मध्य अमेरिका देश का दक्षिणतम देश है। आपने देखा होगा कि जो उत्तरी अमेरिका है उसके जो उत्तरी अमेरिका की हम बात करें, जैसे आपने देखा होगा उत्तरी अमेरिका ये, ठीक है, ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है आपके साउथ अमेरिका। तो ये वाला जो है ना मैक्सिको वाला पार्ट, इसके नीचे जो पार्ट है ना, यहाँ पे पनामा कंट्री है। कहाँ पे? यहाँ पे पनामा कंट्री, ये आपको पता है मैक्सिको वाला पार्ट हो गया। तो इस जगह पे जो है पनामा नहर, पनामा कंट्री है। ठीक है, तो ये जो है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो है अनुमोदन करने वाला 97वां देश बन चुका है और माल्टा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, टोकिन की खाड़ी की हम बात करें तो टोकिन की खाड़ी की हम बात करते हैं तो चीन ने हाल ही में वियतनाम के साथ साझा की जाने वाली टोकिन की खाड़ी, वियतनाम के साथ साझा की जाने वाली टोकिन की खाड़ी को परिभाषित किया और एक नई आधार रेखा की घोषणा करी है। टोकिन की खाड़ी चीन ने करी है घोषणा। चीन द्वारा इस क्षेत्र में नई आधार रेखा चित्रण किए जाने से चीन और वियतनाम के मध्य टोकिन की स्थिति खाड़ी में सीमांकन को लेकर टकराव की स्थिति बन गई। मतलब तो आपको पता है चीन तो उद्यम करता ही रहता है,
तो ये क्या पड़ोसी देशों के साथ उद्यम करता रहता है। टोकिन की खाड़ी को चीनी भाषा में बेइबू की खाड़ी भी कहा जाता है, बेइबू की खाड़ी भी कहा जाता है। तो पूछ लिया जाए ना कि बेइबू की खाड़ी का संबंध है, तो चीन और वियतनाम से संबंधित है। टोकिन की खाड़ी का संबंध है तो चीन और वियतनाम से संबंध है, ठीक है। आपको पता है महाराष्ट्र में एक अहमदनगर जिला हुआ करता था, उसका नाम बदल दिया है और उसका नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है। अहिल्याबाई के नाम पर इसका नाम तो अहिल्याबाई कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट वाली चीजें देखेंगे, ज्यादा अपन को देखने वाली चीजें नहीं है ना, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। केई पेन्नोर, ये हाल ही में नवगठित अरुणाचल प्रदेश का 26वां नया जिला है, मतलब अरुणाचल प्रदेश में नया जिला बनाया गया, उसका नाम है केई पेन्नोर। केई पेन्नोर निचले सुबनसिरी क्षेत्र से अलग होकर के बना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, केई पेन्नोर क्या है, नया जिला बना है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो इसका गठन है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के द्वारा हुआ है नेफा क्षेत्र में। 20 फरवरी 1987 को ये राज्य के रूप में घोषित हुआ है। इसकी राजधानी का नाम क्या है, ईटानगर, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा शहर है ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। इसमें नया जो जिला बना है वो बना है क्या, कौन सा बना है, उसका नाम है केई पेन्नोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में सैला सुरंग टनल का उद्घाटन किया है। ये दुनिया की सबसे लंबी डबल लेंथ सुरंग है। सैला सुरंग का ध्यान में रखना है, ये क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी लंबी सुरंग है। इससे क्या होगा, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC है, इसमें तेजी से सैन्य आवाजाही में मदद मिलेगी। इसके उद्देश्य क्या है, बालीपुरा और चारी द्वार तवांग रोड पर सैला दर्रे के पार तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश पर जो चीन है बार बार अपना हक जताता रहता है, चीन जो है बार बार वहां पर जो है उद्यम करता रहता है, और उस उद्यम को कम करने के लिए, उसके हक को जो है काउंटर बैलेंस करने के लिए इस सैला सुरंग का जो है महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। ये सैला सुरंग के बनने से वहां पर जो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो चुकी है, आर्मी वहां पर जो है अच्छी तरीके से कम समय में पहुंच सकती है, गोला बारूद पहुंचाया जा सकता है। तवांग में वर्ष 2022 में भारतीय जवानों की चीनी सैनिकों से झड़प हुई थी, आपको पता है, वो भी अरुणाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। तो तवांग एक ऐसा सेंसिटिव क्षेत्र है, वहां पर पहुंचने के लिए सैला दर्रे को पार करना होता है। तो सैला दर्रे को पार करने के लिए सैला सुरंग बनाई गई है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी डबल लेन सुरंग इसको माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई अपनी बातें कि चर्चित व्यक्ति और चर्चित स्थान, ये हमने कर लिए हैं आज की एक दो करंट अफेयर की क्लास में। और हमारा जो करंट अफेयर मार्च का मोटा मोटा हमारा कंप्लीट हो गया है करंट अफेयर। अब हम जो है करेंगे कल से अप्रैल 2024 का करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे, और उसको जो है हम पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है हम अप्रैल के बाद मई का करंट अफेयर करेंगे। बहुत डिटेल में कर रहे हैं सारी चीजों को, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। आप जो है करंट अफेयर का अगर यहाँ से पढ़ रहे हो तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की जो है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आपके लिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए मंथ के करंट अफेयर के साथ, ठीक है। 7 क्लासें मार्च की हो गई है, अब देखो अप्रैल के अंदर कितनी क्लासें रहती है वो आपको देखना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना।